कविता का जो भावनात्मक पक्ष है, वो तो निश्चित रूप से दिल का विषय है। आपके दिल से कोई भाव निकला और आपने उसको कागज़ पे उतारा। जी। लेकिन कविता का एक दूसरा पक्ष है, वो है कविता की ग्रामर। वो कविता के दिमाग का पक्ष है कि अच्छा। कविता की ग्रामर जब आप सीखने जा रहे हो, तो वो दिल से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको अपना हाँ, दिमाग ये लगाना देखिए, पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है कि दिल से भावनाएं उत्पन्न होंगी और दिमाग से उसका जो ग्रामर है, यस। वो ग्रामर देखिए। दोस्तों, ग्रामर वाला जो पक्ष है चरण भाई जी। इस पर बहुत लंबा चौड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहीं पर अक्सर आदमी आकर अटकता है। यस। तो बेसिक रिक्वायरमेंट कविता की क्या है, आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जी, मैं और मेरे मित्र शंभू। तो उस बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं शंभू भाई, ये निश्चित रूप से आप भी महसूस करते होंगे और मैं भी करता हूँ, जितने भी हमारे लिखने वाले हैं वर्तमान में, वो बेशक इस बात पे मतलब एग्री करेंगे कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आने का विषय है। ये निश्चित रूप से जितने भी हमारे नए लिखने वाले हैं वो इसको बात को समझ गए होंगे ठीक से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कविता लिखने की। जी। तो निश्चित रूप से जब आप लिखने की बात करते हैं आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, वो हम आगे सारी चीजें आपको डिटेल में बताते चले जाएंगे कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दो चीजें मैंने बताया कि एक तो कि विषय का चुनाव, विषय का चयन कैसे हो, क्या विषय हो, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, विषय जिस पर अक्सर आकर कलम अटक जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है। जी, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है कि विषय को हम पहचाने कैसे, उसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है कि आप पहली लाइन आखिर मैं ओज लिखने बैठा या मैं श्रृंगार लिखने बैठा, तो मुझे पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए? देखिए पहली लाइन का जहाँ तक विषय है, इसमें मेरा जो अपना अनुभव है जी, लेखन का, और ये शुरुआत से नहीं आया था। ये समझिए कि एक बहुत बड़ा मंत्र है लिखने का, कि एक जो विचार आता है, इस विषय पर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब हम मंचीय कविता की बात करते हैं, चूंकि हम उसी से रिलेटेड विषयों पे बात कर रहे हैं कि मंच पर कविता किस तरह की हो, तो वर्तमान में जिस तरह की कविताएं मंच पे चल रही हैं, तो वो 4-5 फॉर्मेट हैं कविता के जो मंच पे प्रचलित हैं। वैसे तो कविता के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो हमारे साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर जाओगे तो उसमें अन्य अन्य विधाएं कविता की मिलेंगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हम चूंकि मंच की बात कर रहे हैं, तो हम मंच पर कौन सी विधाएं, कौन से फॉर्मेट कविता के प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं, उनके विषय पे आज हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ और ख़ास तौर से यहाँ पे बता दूं कि कविता एक बृहद नाम है, लेकिन इस कविता के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम उसको पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि उसको हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कविता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जब सारी चीज़ों को मिला के फिर कविता बनती है। जी, है ना। खाली हम कविता बोल देते हैं, लेकिन उसके और कितने कितने सेगमेंट हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, अब कविता होती क्या है, मेन चीज़ ये है, जिसको उर्दू हम नज्म भी कह सकते हैं। अच्छा। और हिंदी में हम कविता बोलते हैं। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा या इसका कहिए कि स्वरूप में बता देता हूँ। कविता के विषय में तो हमारी चर्चा पिछले एपिसोड में हो चुकी है कि कविता है क्या, उस विषय में हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। तो उसका स्वरूप क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, विचार चल क्या रहा है। जी, ये गीत के विषय में बात हो गई। तो इस संदर्भ में इस एपिसोड में हम कविता के विविध रूपों की जैसे कि चर्चा कर रहे हैं, तो तीसरा जो हमने कविता का स्वरूप लिया है वो है गज़ल। जी, देखिए वर्तमान में जो हमारे मंचों पे प्रयोग हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, अगर इसमें हम मशायरों को भी ऐड कर लें कवि सम्मेलन के साथ साथ, तो गज़ल का हो रहा है। हाँ, और ख़ास तौर से हमारी कवित्रियाँ हैं, तो उनमें से मुझे लगता है कि 90% कवित्रियाँ गज़ल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि हमें विस्तृत चर्चा तो हम आने वाले एपिसोड में करेंगे, इसकी ग्रामर पे या उसकी जो बहरो वज़न है, काफ़िया, वो सारी चीज़ें। गज़ल होती क्या है, फिलहाल हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो गज़ल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कविता मात्रा गिनने का विज्ञान कैसे काम करता है, इस पर भी हम बात करेंगे।
तो दोहा पर हम जो बात कर रहे थे कि दोहा एक तरह से मतला गजल का मतला कह सकते हैं, लेकिन चूंकि गजल में बहुत सारी बहरें होती हैं, हाँ, वो अलग अलग, वो तो चर्चा का विषय है, उस पर बताएंगे कितनी बहरें हैं और कैसे कैसे वो काम करती हैं अलग अलग स्वतंत्र रूप से। लेकिन दोहे का क्या है कि वो ऐसे कह लीजिए कि बस एक ही बहर है, हाँ। उसका एक पर्टिकुलर मीटर है और ये बहुत प्रयोग हुआ है खासकर। और आज भी वर्तमान में हमारे बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि दोहों की वजह से मंचों पर स्थापित हुए, बहुत स्थापित हुए, बड़ा नाम देश विदेश की यात्राएं की। तो ये मुझे लगता है कि हमारे साहित्य की कहिए या हमारे मंच की बहुत आसान विधा है जिससे आप कम शब्दों के माध्यम से प्रभावशाली बात कह सकते हैं। तो हमने दोहों पर भी बात कर ली। दोहों पर हमने ये सीखा कि दो पंक्तियों में एक बने बनाए मीटर के भीतर रहकर अपनी बात को समाप्त करना दोहा कहलाता है। इसके और भी आयाम हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसकी ग्रामर पे बाद में हम अब एक जो मंचों पर बहुत प्रचलित है घनाक्षरी। तो ये घनाक्षरी जो है ये एक छंद है। छंद में और बाकी सब इन चीजों में एक तो थोड़ा सा फर्क अगर बता दें आप कि छंद गीत से कैसे अलग है, गजल से कैसे अलग है, दोहा से कैसे अलग है, या कविता उससे कैसे अलग है। देखिए, जैसे हमने शुरू से बात करी कविता गीत, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एक जरा अपनी एक घनाक्षरी छंद से ही उदाहरण दें ताकि समझने में अच्छा आसानी हो सके। चलिए एक छंद मैं सुनाता हूँ कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए, फल फूलते हो जहाँ प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए, कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, राह के दरख्तों की छाँव छू के चलिए, और पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम, घर से चलो तो माँ के पाँव छू के चलिए। अच्छा, दूसरी चीज और एक और बताऊं इसमें कि घनाक्षरी को पढ़ा बहुत अलग अलग तरीके से जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अलग बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। जी जी। उस पर भी हम आगे फ्यूचर में चर्चा करेंगे। लेकिन अंत में इसकी बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप मंच पर आने का विचार सोच रहे हैं कविता के साथ में, तो घनाक्षरी एक ऐसी वर्तमान की लोकप्रिय विधा है बिल्कुल, जिसमें आप जो है अपने हाथ आजमा सकते हैं। इसमें हम आगे जब जल्दी सफलता पा सकते हैं, जल्दी सफलता पा सकते हैं आगे, क्योंकि वो मुक्तक, जरा मुक्तक पर आपकी पैनी नजर। हाँ, देखिए, मुक्तक एक तरह से घनाक्षरी का ही स्वरूप है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें 8 नहीं 4 पंक्तियां होती हैं। अच्छा। लेकिन इसमें अंतर, बेसिक अंतर जो है वो ये है कि मुक्तक की ग्रामर अलग अलग हो सकती है। अच्छा। जैसे दोहे की और घनाक्षरी की तो एक ही ग्रामर है, हाँ। एक व्याकरण है, जी जी। विचार अलग अलग होंगे लेकिन ग्रामर में अंतर नहीं आएगा। मुक्तक की ग्रामर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या कि मतला और शेर, यस, अगर एक मतला और शेर हो गया, हाँ, और ऐसी हमने 10 लिख ली, हाँ, तो हमारे पास 10 मुक्तक हो गए। अब इसमें भी एक बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत लोग इस विषय पर कंफ्यूज रहते हैं। इसमें बहुत जरूरी एक बात आपको बतानी जरूरी है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक मतला और गजल का कोई शेर कह दिया और वहां से मंच पे उसको प्रस्तुत कर दिया मुक्तक कह के, ये गलत है। अच्छा, ये गलत इसलिए है, हम मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं कि मात्राओं की गिनती में लोग अक्सर क्या चूक करते हैं, मात्राओं की गिनती कैसे करनी चाहिए, उसका क्या कोई फॉर्मूला है गिनने का, और हमें बार बार कागज कलम लेकर के जोड़नी न पड़े कि इस बहर में कितनी मात्राएं हैं, इस लाइन में कितनी मात्राएं हैं। तो चरणजीत जी, मात्राएं, देखिए, मात्राओं का जो विषय है ये बड़ा बुनियादी विषय है जी। मैक्सिमम लोग हमारे मंचों से जुड़े हुए वो कई बार थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज सीख भी जाते हैं, लेकिन मात्राएं गिनना नहीं आता। वो कुछ का कुछ गिन लेते हैं उनको। जी जी, है ना। तो इसको बड़ा समझना, ये मतलब बुनियादी बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, और कि आपको मात्रा गिनना आना चाहिए। इसलिए भी आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि
हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि सम्मेलन की, मंच की, लेकिन अगर आपको जाना पड़े फिल्मी दुनिया में, हाँ, जहाँ पर धुन के ऊपर शब्द बिठाए जाते हैं, दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं, चरणजीत चरण जी एक बेहतरीन फिल्मी गीतकार भी हैं, और आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो उनको ये भी, उनका होने का हम यह भी लाभ उठाएंगे कि गानों को कैसे बनाया जाता है, उसके तरीके क्या होते हैं। तो वहाँ सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। जी ठीक है जी। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम जी इस चीज़ को समझ लें और वहाँ से अगर उसको समझ लेंगे तो हमें मात्राएं गिनने में आसानी हो जाएगी। जी। अब मैं दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ इस एपिसोड में, कि आप स्वरों को समझ जाएं और उन स्वरों को समझने के बाद आपको मात्रा गिनने में बहुत आसान रहेगा। जैसे अब इसके बाद जैसे मैं वैसे बताऊंगा, थोड़ा सा उसको कॉपी पे नोट करके बताऊंगा कि कैसे गिनोगे, पूरा उसका वो बना के, जिसको हम उर्दू में तख्ती करना बोलते हैं। जी, जी, उस जी। तरह से भी मैं समझाऊंगा। इसमें एक चीज़ और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खास तौर से इसमें बहुत सारी गलतियां हमारे नए जो लिखने वाले मित्र हैं वो करते हैं। दो शब्द और इसमें जोड़ते हैं, अंग और अह। अब अंग के भी 3 तरह से प्रयोग होता है। ये लगभग 90% लोग इसमें गलती करते हैं। अंग, जो बिंदी होती है ऊपर, एक बिंदी जो बनती है, उसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो इसको बहुत, मतलब आप के 3 अक्षर वहां पे जगह नहीं, फिट नहीं हो पा रहा। हाँ, और आपको रंग ही प्रयोग करना है। रंग भी प्रयोग हो जाए, और चूंकि मेरे पास वजन नहीं है उतना, मतलब मेरे पास जगह नहीं है 3 अक्षरों की, मैं उसको इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकता। तो एक क्या कहें, एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे। आप र के ऊपर अच्छा अक्षर शब्द वही है। इस विषय पर जब हम खासकर व्याकरण की चर्चा करेंगे और बहरों की, हाँ, बहर वजन की चर्चा करेंगे, कैसे उर्दू में मात्राएं गिरा दी जाती हैं, तो तब ये सब चीजें तब ज्यादा काम आएंगी। समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हमने आज के इस एपिसोड में यह भी समझा, पहले तो हमने यह समझने का प्रयास किया था पिछले में कि अलंकार और रस ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जानना जरूरी है, इससे उलझने की जरूरत नहीं है। और फिर अभी हमने मात्राओं को गिनना सीखा, मात्राएं कैसे गिनी जाती है। यहाँ से भी पिछले एपिसोड में हमने जो बातें की थी वो की थी कि हमारे जो स्वर होते हैं उनसे मात्राएं जो ईजाद होती हैं, उन मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं लघु और गुरु में। लेकिन इस बार जो आज जो सेगमेंट हम लेके बैठे हुए हैं, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स, मतलब बहुत सारे हमारे जो कहते हैं कि नहीं साहब हमें बहुत कुछ आता है कविता के मामले में, वो भी कई इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं संयुक्त अक्षर और जो दोहरे अक्षर होते हैं उनके साथ साथ एक और उससे महत्वपूर्ण और हमारे स्वरों से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर दे दूं। जी। जैसे क्रम हो गया, अभी हमने क्रम की बात की, अब ये क्रम हो गया। अब ये कै पे उड़ा है, कै के नीचे ऐसे करके, एक ऐसे करके हम काट देते हैं उसको, लेकिन उसकी आवाज उस अक्षर के बाद में आती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं यहाँ पे कि इस रे का कोई वजन नहीं होता। अच्छा, गिनती में नहीं आता। गिनती में ही नहीं आता। जैसे हमने पीछे अभी एक और महत्वपूर्ण चीज जो बताई थी कि अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी में जो अंतर होता है कि अंकी बिंदी के वजन से मैं मित्रों आपको कंफ्यूज ना हो, वजन का अर्थ है कि उसकी मौजूदगी या उसकी ना मौजूदगी। यस, बज्म है, नज्म है, रत्न है, इस तरह के जैसे वो शब्द होते हैं जिसमें आधा अक्षर बीच में होता है और पहले और आखिर में 2 संयुक्त मतलब पूरे अक्षर होते हैं। तो उन अक्षरों में होता क्या है कि जो बीच का हमें दिखता तो आधा है, लेकिन साहित्य के अंदर, कविता के अंदर आधे अक्षर का वजन कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आधी मात्रा में या उसका कम करके वजन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम उसका वजन पूरा गिनते हैं। जैसे रत्न है, तो अब यहाँ पे तय का जो वजन है वो पूरा है। अब इसको गिनेंगे कैसे, ये भी बड़ा समझना बड़ा जरूरी है। जैसे एक शब्द है रत्न, तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो आधा तय है, ये 1-2 अक्षर ऐसे उदाहरण स्वरूप आपको बता देता हूँ ताकि आप इस तरह के जब शब्द आए तो उनका ध्यान रखें। जैसे एक शब्द है तुम्हारा,
अब इसमें है क्या, मैं आधा है और उसके बाद हा है, फिर उसके बाद रा है, लेकिन तुम्हें नजर तो आएगा वो आवाज भी दे रहा है, लेकिन उसका वजन नहीं है। के साथ कुछ और एक दो वो बता देता हूँ। एक शब्द जो आखिर में बचा हुआ है वो है जो हम उसमें पढ़ते हैं अपने जो क्या बोलते हैं लिपि जो होती है अपनी देवनागरी लिपि। उसमें आखिर में एक अक्षर आता है गैज्ञानी। अब उस गैज्ञानी को देखने में आपको वही है कि एक अक्षर लगता है, लेकिन इसका वजन जो है वो 2 अक्षरों के बराबर है, और वो कैसे मैं प्रयोग से बता देता हूँ। पीछे हमने पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि, और शंभू भाई ने भी बताया कि हमारे करीब 6 जो साहित्य की विधाएं हैं जो मंच पर प्रचलित हैं, उसमें कविता, गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद और दोहा ये प्रचलित हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कविता और गीत की। तो ख़ास तौर से मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों की दोनों विधाएं ऐसी हैं जो, तो अब हम सीधे सीधे कविता की और गीतों की ग्रामर पे आ रहे हैं। एक पंक्ति हमारी कितनी बड़ी हो गई, एक पंक्ति कितनी छोटी हो गई, और उस पर आमतौर पे गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब आप गाने की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वहाँ पे गलती की गुंजाइशें थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि वो गायकी का एक फॉर्मेट बन जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा और आपको मात्राएं गिननी बताऊंगा कि आप मात्राएं उसमें गिनेंगे कैसे। ये मैंने एक उदाहरण दिया था अभी आपको चौपाई का। अब मैं अलग अलग लोगों की कविताओं के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या। सब सूरज ने शब से सौदा कर रखा है, सबके पीछे एक साया कर रखा है। अब इसमें मात्राएं आप कैसे गिनेंगे। सूरज से पे एक मात्रा। तो सबसे पहली जो एक शुरुआत गज़ल की होती है वो कहाँ से होती है, उसमें होता क्या है। गज़ल में सबसे पहला होता है मतला। मतला क्या है यहीं से आप समझ लीजिए। काफिया हमारा तुकांत होता है, वो शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनका आखिरी मात्रा या आखिरी शब्द जो होगा वो अलग होगा। रदीफ समान रहेगा जो काफिया के तुरंत बाद आएगा, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हो गया। अब ये रदीफ और काफिया मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो पहली बहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये बहुत पॉपुलर है, और ये मान के चलिए कि हमारे जो वर्तमान में कवि कवित्रियाँ जितने हैं मंचों पर, उनमें से लगभग 70-80% हमारे कवि कवित्रियाँ इसी बहर का प्रयोग करते हैं, इसी में लिखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से गाई भी जाती है। अब इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ जो बहुत आसानी से आपकी समझ में आएगा, और इससे एक चीज़ और आपको सीखने मिलेगी कि हमारी हिंदी फिल्मों के गीतों में किस तरह से ये प्रयोग होता है बहरों का। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। अब ये मुझे लगता है कि आज से पहले शायद आपने इसकी बहर समझी हो, जानी हो, लेकिन आज के बाद जब भी आप इस गज़ल को सुनेंगे तो आपको एकदम से ये चीज़ क्लिक करेगी कि ये जो गीत है वो एक उर्दू की बहर पर आधारित है, और उस उर्दू की बहर का नाम है बहरे हजज, और उसके जो रुक्न है वो है मुफ़ाइलुन। बस इसको ध्यान रखिए। अब इसकी मैं तख्ती करके आपको बताता हूँ जो आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी कि इसकी मात्राएं गिनेंगे कैसे। अब इसको 2 तरह से मैं बताता हूँ। एक तो जो आम तौर से एक रवायती तरीके से मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, एक मैं जैसे पढ़ता हूँ, तो मैं अपने ही एक शेर सुनाऊंगा इसी बहर का। ज़ियादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि जिस पे आमतौर पे पढ़ते हैं, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, इस तरह से पढ़ सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं नई बहर की तरफ, और वो तीसरी हमारी और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लोकप्रिय, बहुत शानदार बहर है। उस बहर का नाम है बहरे मुतदारिक, और इसका जो रुक्न है वो है फ़ाइलुन। तो किस तरीके से आप काम करोगे उस पर, ये स्क्रीन पे मिलेगा आपकी पे लिखा हुआ, तख्ती हुआ, कैसे गिनना है इसको।
एक शेर हमने मतलब यहाँ पे लिया है, बेबसी तिश्नगी रत जगे याद गम हिज्र क्या कुछ नहीं, वैसे सब कुछ वही है कहानी में मेरी नया कुछ नहीं। अब इसकी तख्ती करते हैं, चलिए, और देखते हैं कि कितनी मात्राएं हैं इसमें। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? सिंगल शेर अगर पढ़ना है, गज़ल पढ़नी है, तहत में पढ़नी है, तो फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बेबसी तिश्नगी रत जगे याद गम हिज्र क्या कुछ नहीं। अब इसको तरन्नुम में भी पढ़ सकते हैं, बेबसी तिश्नगी रत जगे याद गम हिज्र क्या कुछ नहीं। और इसी के साथ हम ये बहर भी समाप्त करते हैं। अब तक हमारी 4 बहरें हो गई हैं और ये चारों बहरें इतनी लोकप्रिय हैं कि मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब हम जिन बहरों की तरफ बढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी मंच पे क्या कहूँ कि मैं लेखन में भी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, तो मैं उनमें संक्षिप्त में आपको बताऊँगा। और इस सेगमेंट में हमने शुरुआत में कविता और गीत पर चर्चा की थी, उसके बाद हमने गज़ल और मुक्तक पे चर्चा की, उनकी सबकी ग्रामर हमने विस्तृत रूप से बताई है। उसके बाद हम आए हैं दोहा और घनाक्षरी पे। तो मैं दोहा सुना देता हूँ और उसकी ग्रामर बता देता हूँ। यह है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। इसमें देख लीजिए आपके कैसे कैसे इसमें प्रयोग किया है। साईं, अब इसकी पहले तो हम तख्ती कर लेते हैं कि मात्राएं आप गिनेंगे कैसे दोहे के बीच में, वो ठीक से समझ। घनाक्षरी की जो ग्रामर है, जो इसकी व्याकरण है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, अब तक की जो व्याकरण थी उस व्याकरण में हम मात्राएं गिनते थे, लेकिन इस व्याकरण में यानी हमारे घनाक्षरी की जो व्याकरण है उसमें मात्राएं नहीं गिनते, उसमें हम वर्ण गिनते हैं, यानी अक्षर गिनते हैं। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं कविता के। तो फिर ये आज 2 धाराएं उसकी बन गई, एक तो मुक्त छंद और एक छंद मुक्त। उस वक्त शुरुआत हुई थी मुक्त छंद की कविताओं की। अब उस मुक्त छंद की कविता का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। हालांकि इसमें गिनती का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, लेकिन तुकांत का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और क्या क्या इसमें होती है। जो फिल्मी गाने लिखे जाते हैं उसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आप लेखन के फील्ड में यानी लिरिक्स राइटर के रूप में अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप करें क्या? हाँ, सबसे पहले तो आपको करना ये होगा